हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बहुत शॉर्ट नोट्स रैपिड रिवीजन करेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट अलोंग विद द साइंटिस्ट विद डिस्कवरीज। तो बेसिकली एग्जाम्स में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हमें याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले 1808 में जॉन डेल्टन, जिन्होंने एटम की थियरी दी थी, जो बाद में रॉन्ग प्रूव हुई। 1886 में ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। 1911 में एनेट रदरफोर्ड ने फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर की थियरी दी और एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। 1913 मतलब 2 साल बाद नील्स बोहर ने एक बहुत प्रिसाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक थियरी दी, जो आज तक अभी तक ट्रू मानी जाती है। 1932 मतलब बहुत साल बाद न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी, और वो किसने की? जे चैडविक ने। फिर उसके बाद चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर 4.1। तो सबसे पहले 1900 तक ओनली 2 चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हमें पता था, जो थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिव था और उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल रहता है, और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1 था और उसे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया गया था। प्रोटॉन का जो मास था वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स ज्यादा है, तो इसलिए उसे उसका मास 1 कंसिडर किया गया है। फिर एक्सपेरिमेंट जो है कैनल रे, जो ई गोल्डस्टीन ने किया था, और क्यों किया था? वो 1886 में प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए किया गया था। तो इसमें हमें बताया गया है कि एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन जिसका मैं तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, जहाँ पे हमें ये डायग्राम है उसका। तो उसमें क्या किया उन्होंने? एक हीटर किया और उसमें अल्फा रेज को पास किया, और देखा कि जो लास्ट में इधर इधर जो कॉर्ड्स रखी, और ये कहा कि एटम में अगर नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव जो चार्जेस हैं ये उधर तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा ही सेम टू सेम बाद में भी किया गया था, जो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और वो क्यों किया गया था? कि हम इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी कर सकें। तो उसमें उन्होंने इधर कैथोड रखा था, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी में इधर कैथोड इधर एनोड। कैथोड मतलब पॉजिटिव, एनोड मतलब नेगेटिव। अब इसी को रिवर्स कर दिया, और उन्होंने जे थॉमसन ने अपनी डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में, हम चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बोला गया है, तो इसलिए हम इधर न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका मास भी अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। जो एक एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को मिलाकर कहा जाता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें बताया गया है कि थॉमसन की जो एटॉमिक मॉडल का जो एटॉमिक मॉडल था, तो उसमें क्या कहा था उन्होंने कि बिल्कुल जो एटम्स हैं वो वाटरमेलन की तरह हैं, जहाँ पे प्रोटॉन जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो रेड हैं, और सीड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर उसके बाद उसका छोटा सा डायग्राम है इधर। फिर सॉरी, लेट मी सेंड दिस पेज ओवर। फिर उसके बाद रदरफोर्ड की एटॉमिक थियरी। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जो ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स और ड्रॉबैक्स हैं वो आपको खुद से याद करने हैं। तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था, उनके बारे में उन्होंने कैसे इस तक पहुंचे? उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। तो ये किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, और वहां पे अल्फा रेज को ऐसे एक गोल्ड फॉइल पे पास किया कि एक मतलब अगर इधर से 1000 पार्टिकल्स जा रहे हैं तो कम से कम एक पार्टिकल वापस आएगा। तो उसमें उन्होंने ओनली गोल्ड चूज किया, क्योंकि गोल्ड सबसे मेलेबल मेटल है, एंड मतलब वो एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ओनली एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुआ, और बाकी सारे बहुत स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट हो गए। तो इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि
सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। तो कंक्लूजन में उन्होंने ये निकाला कि एटम के बीच में जो उसका मेन मास है वो एटम के बीच में है, तो इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए। फिर उसके बाद नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जिसे करेक्ट माना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कर्टन ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो मास होता है, जो सारा मास होता है एटम का उनके हिसाब से बिल्कुल सेंटर में है, और जो जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे बाहर के शेल्स या एनर्जी लेवल्स में मंडराते रहते हैं और वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, और उन शेल्स का नाम KLMN रिस्पेक्टिवली रखा गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एटम्स मतलब अगर n शेल है, मतलब फर्स्ट शेल में n इक्वल टू 1, तो अगर कोई भी n शेल है तो उसमें 2n² हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें लेस और इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और जो शेल्स हैं वो स्टेप वाइज मैनर में फिल किए जाते हैं, मतलब पहले अंदर फिर बाहर। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जहाँ पे ये एक लिथियम का एटॉमिक मॉडल है जहाँ पे बीच में न्यूक्लियस। फिर उसके बाद है एक के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक जो बाहर सस्पेंडेड रहेगा वो बाहर रहेगा। फिर नेट्रियम मतलब सोडियम जो है उसमें न्यूक्लियस, तो पहले शेल में जो 1 है उसमें ओनली 2, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8। फिर नेट्रियम का हो गया फिर 4.4 वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे हम निकाल सकते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे ऑक्टेट मतलब 8 से माइनस करेंगे तो हमारी वैलेंसी आ जाएगी। तो वैलेंसी बेसिकली होती क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हमें स्टेबल बनाना है तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें क्या तो गेन करना होगा क्या तो लूज करना होगा। अगर 1 से लेकर 4 तक बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें हम माइनस लगाएंगे क्योंकि हम उधर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। अगर हमें प्लस करेंगे वहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, और माइनस तब लगाएंगे जब हम किसी में भी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, जो 5 से 7 तक लागू होता है। फिर एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हमें फॉस्फोरस का एग्जांपल दिया गया है, जहाँ पे 15 फॉस्फोरस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे के शेल में होंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 5, मतलब आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी। फिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो वह ऐसा नंबर है जो प्रोटॉन्स के बराबर होता है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। मास नंबर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, क्योंकि इन दोनों का मास 1 होता है इसलिए दोनों को ऐड करके हमारा मास निकाला जाता है, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर A और ये हमारा Z। के जो है वो हमारा फॉस्फोरस के लिए यूज किया जाता है, जिसका जो ऊपर का मास है वो 40 और एटॉमिक नंबर 19 होता है। फिर आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, जिसमें हम अगर ए जो है वो डिफरेंट हैं और सेम एलिमेंट के हैं तो उन्हें आइसोटॉप्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जब हमें मास जो है वो 1 कंसिडर करें तो वो प्रोटियम, हाइड्रोजन का मास 2 तब ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन का मास 3 तब ट्रिटेरियम। फिर अगर इसका उल्टा है, मतलब मास सेम है पर एटॉमिक नंबर और सिंबल अलग है, तो उसे आइसोबार कहेंगे। जैसे कैल्शियम और आर्गन, दोनों का मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो आज की वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।